नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने आवास से प्रस्थान कर केरल के कोच्चि जिले के लिए रवाना हुए। कोच्चि पहुंचने के बाद वो कला मासेरी में आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वो प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर एम लीलावती को केपीसीसी के प्रियदर्शनी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी कोच्चि के मरीन ड्राइव क्षेत्र में आयोजित महापंचायत में भी शामिल होंगे, जहां वो चुने गए स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और जमीनी मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सांसद राहुल गांधी कोच्चि के लिए रवाना हो गए हैं। काला मासेरी में साहित्यिक कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण समारोह में वो शिरकत करेंगे। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। ठंड के साथ साथ स्मॉग और घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। आईटीओ क्षेत्र से सामने आए वीडियो में सड़कों और आसपास के इलाकों में छाया कोहरा साफ देखा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 दर्ज होने के साथ ही हवा गंभीर श्रेणी में आ गई है, जिसके चलते ग्रेड 4 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। राजधानी और आसपास के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। रफी मार्ग इलाके से आए वीडियो में भी स्मॉग और कोहरे का असर स्पष्ट नजर आता है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में AQI 417 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। खराब हवा की स्थिति को देखते हुए ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर RTO, आनंद विहार और रफी मार्ग की तस्वीरें, जहाँ पर स्मॉग का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। AQI गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। यातायात और स्वास्थ्य के लिए सतर्कता बेहद ज़रूरी बताई जा रही है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा और प्रदूषण लगातार बना हुआ है, जिससे लोगों के जनजीवन पर खासा असर पड़ता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। तो यातायात और स्वास्थ्य के लिए भी इस वक्त दिल्ली NCR की हवा काफ़ी ज़्यादा जहरीली साबित हो रही है और यही वजह है कि ग्रेड 4 के प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण की स्थिति में किसी तरह का कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पहले 45 वर्षीय महिला का शव गंग नहर के किनारे झाड़ियों में मिला था। महिला के मुंह पर प्लास्टिक टेप लगी हुई थी, जिससे मामला शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रहा था। पुलिस ने जांच के बाद इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए ममता के प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी को ममता पर शक था कि वो किसी और से भी बातचीत करती है और पैसों के मामले में उसे धोखा दे रही है। इसी संदेह के चलते उसने पहले चाय में नींद की गोलियां मिलाकर ममता को बेहोश किया और फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने यह सुनिश्चित करने के लिए ममता के मुंह पर प्लास्टिक टेप लगा दी कि सांस लेने की कोई संभावना न बचे। इसके बाद संदीप ने शव को रेडी पर रखकर चादर से ढका और गंग नहर के पास ठिकाने लगाने पहुंचा। इस पूरी घटना का एक CCTV फुटेज पास के मकान में लगे कैमरे में कैद हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आरोपी किस तरह शव को रेडी पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल रेडी, चादर और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। ये मामला उस समय राजनीतिक रंग लेने लगा जब रविवार को भाजपा नेता संगीत सोम मृतका के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने ममता की वृद्ध सास, बीमार पति और 4 बेटियों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मीडिया से बातचीत में संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तीखा बयान देते हुए कहा कि वो अब सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं। एक महिला है, उनकी हत्या हुई थी। मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं आया, लेकिन परिवार के लोगों से बात करा, वे पुलिस से भी संतुष्ट हैं, चूँकि पुलिस ने केस खोला है। हमारी यही रहती है इन मामलों में कोई राजनीति ना करके, जो एक क्रिमिनल है, एक क्राइम हुआ है, क्रिमिनल को सज़ा मिलना चाहिए, जिसके साथ क्राइम हुआ उसे न्याय मिलना चाहिए, यही सोच होनी चाहिए। लेकिन केवल इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी समझ में नहीं आता वो समाजवादी पार्टी कहाँ चली जाती है जो धरना देते हैं जगह जगह। इनमें आके क्यों नहीं धरना दिया? चूँकि वो जातियों को लड़ाना चाहते हैं, वो हम लोगों को बांटना चाहते हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ वे कहीं ऐसी जगह नहीं आ सकते जहाँ हिंदुओं को ना बांटना हो। वो हिंदुओं को बांटने आते हैं हर जगह और कुछ नहीं करने आते। लेकिन मैंने पहले से कहा है कि अखिलेश यादव कितना ही कर लें, वो मुगल शासन के आखिरी शासक थे, अब कभी नहीं बन सकते। एक महिला है, उनकी हत्या हुई थी, मुझे जैसे ही पता। वहीं बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव समसपुर
में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने अपने ही दामाद पर लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर दिया। इस मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 2 महिलाएं और 2 युवक मिलकर एक व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहे हैं। हमले के दौरान युवक खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन हमलावर लगातार उस पर लाठी और ईंटों से वार करते रहे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर युवक को किसी तरह हमलावरों से छुड़ाया और तुरंत उसे अस्पताल भिजवाया गया। युवक की हालत गंभीर होने के चलते उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पीड़ित के भाई ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। यह वीडियो थाना खुर्जा नगर के ग्राम समसपुर का है। यहाँ पर कल दिनांक 17 जनवरी को एक व्यक्ति वेद प्रकाश शर्मा है, इनके ससुराली जन, इनकी पत्नी, साले और सास के द्वारा वेद प्रकाश शर्मा एवं उनके छोटे भाई के साथ मारपीट कर दी गई थी। इसके संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा जो घायल हैं उनका मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। स्थिति सामान्य है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह वीडियो वहीं गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इंदिरापुरम क्षेत्र के कनावनी गांव में 3 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने सिर पर काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन पहले सरकारी सीएचसी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर न मिलने पर बच्चे को पास के बालाजी हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में बच्चे के सिर में 36 टाँके लगा दिए गए, लेकिन कुत्ते के काटने वाली जगह पर एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगाया गया। विशेषज्ञों के अनुसार सिर या कंधे के ऊपर काटे जाने पर यह इंजेक्शन बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। बाद में डॉक्टर बीपी त्यागी को जानकारी मिलने पर बच्चे को उनके अस्पताल लाया गया, जहां छोटे ऑपरेशन के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल ने भारी रकम लेने के बावजूद ज़रूरी इलाज नहीं किया, जिससे स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े हो गए। वहाँ पे ये मतलब वहीं पे खेल रहा था हमारे पास दुबियों में, वहाँ पे कुत्ते का झुंड आया और इस पे हमला किया। इस काफी गंभीर चोट आई थी इस पे। फिर मैं इसे सरकारी अस्पताल लेके गया। वहाँ पे वो मतलब बंद था, उसमें लोग बैठे नहीं थे। उसमें बोले थे मुझसे कि गाजियाबाद ले जाओ। फिर मैं गाजियाबाद नहीं ले गया। फिर इसे मैं बराबर हॉस्पिटल था, वो कौन सा हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल था, उसमें मैंने इसे भर्ती किया। उन्होंने उसमें भर्ती किया, उन्होंने मुझसे 15,000 रुपए लिए थे। यहाँ पे कुत्ते बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे। ये बच्चा 4 साल का है। यहाँ इतना कुत्तों को झुंड है कि बहुत बिगड़ जाता। इसके गंभीर चोट ज्यादा आई है। इसे हॉस्पिटल ले गए थे कल। इसे 36 टाँके आए हैं। क्या कर रहा था बच्चा? ये बच्चा खेल रहा था यहाँ रास्ते में। रास्ता भी नहीं है, वहीं घर पे, यही भी घर है, वहाँ भी कर लग कह रहे हैं। ये कुत्ते, इतने कुत्ते हैं यहाँ पे, बार कुत्ते घर के बाहर खेल रहा था। हाँ, ज्यादा चोट लगी है इसके। टाँगे भी 36 आए इसके। अचानक हमला कर दिया था। हाँ, अचानक। वहाँ पे उधर गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। कम विजिबिलिटी के चलते एक नैनो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। उसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने नैनो को जोरदार टक्कर मार दी। इससे हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। कोहरे के चलते बढ़ते हादसों को देखते हुए पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। वाहन चालकों को सतर्क रहने के उद्देश्य से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट के दिशा सूचक बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि आगे इस तरीके की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उधर गाजियाबाद में रविवार शाम एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। तेज रफ्तार एलपीजी सिलेंडर से लदे एक ट्रक ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया। इस भीषण दुर्घटना में पति पत्नी और उनके 10 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली के बुराड़ी इलाके का रहने वाला एक परिवार लोनी में रिश्तेदारी से लौट रहा था। शाम करीब 4:17 पर जब उनकी बाइक कोयल इनक्लेव के पास पहुंची, तभी सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में बाइक थोड़ा बाईं ओर मुड़ गई। उसी समय पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रक के पहिए में फंसकर करीब 10 मीटर तक घसीटती चली गई और हेलमेट दूर जा गिरा। हादसे के बाद पति पत्नी और दोनों बच्चे सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया। मौके पर ही पति पत्नी और बड़े बेटे की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छोटे बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके पैर की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई और इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है।
वहीं मुजफ्फरनगर में मेरठ के कपसाड़ गांव में हुई दलित महिला की हत्या का मामला अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले चुका है। किसान मजदूर संगठन के एक पदाधिकारी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद तेज हो गया। रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे पदाधिकारी ने कहा कि प्रेम में हत्या नहीं हो सकती और यह घटना हवस व वहशीपन का परिणाम है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना सबसे जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर भी सवाल उठाए। साथ ही गुरुकुल प्रणाली को दोबारा लागू करने की मांग की। फिलहाल मामले की पुलिस जांच जारी है, लेकिन बयानबाजी के चलते यह हत्याकांड नई बहस का कारण बन गया है। पहले ना विधायक सांसदों को ये तय कर रहे हैं पहले बैठ के तसल्ली से कि वो मरने वालों के साथ हैं कि मारने वालों के साथ हैं। मैं 1000 बार ये कह सकूं कि प्रेम करने वाला किसी की हत्या नहीं करता। हवस में हत्या हुई। हत्या किसने करी ये मेरा विषय नहीं है। ये विषय है शासन का, प्रशासन का, पुलिस का कि किसने हत्या करी, क्यों करी, कैसे करी, इसका निर्णय वो लें। लेकिन मैं दावे से कह सकूं कि एक माँ यदि घायल अवस्था में है, घायल अवस्था में उसको फरसा लग गया, तमंचा उसके लड़के के हाथ में बताया गया लड़की के बयान के अनुसार, तो लड़की कह देती मेरी माँ के साथ तूने मेरी माँ की हत्या कर दी, मैं जाऊंगी नहीं, चाहे तू मेरे भी यहीं गोली मार दे। चले गए। चले जाने के बाद 3 दिन के बाद मिले तो ये पहले तय करें, वो प्रधान जी ये तय करें, पहले विधायक सांसद ये तय करें मरने वालों के साथ है कि मारने वालों के साथ है। मैं तो कह रहा कि जिसने वो मारे वो वैसी है, वो हवस का शिकारी है, इसलिए उसने हत्या करी। प्रेम में हत्या नहीं कर सकता कोई। एक माँ मरी है, एक लड़की की माँ मरी, एक परिवार मरता है एक माँ के साथ। मेरी संवेदनाएं माँ के साथ हैं, मेरी संवेदनाएं मारने वालों के साथ नहीं है। और ये प्रधान जी ने जो कहा था ना कि भाई अगर मेरे घर में खुदा ना खास्ता ऐसी घटना, क्या वो जब भी यही बयान देंगे तो मैं एक स्पष्ट बता दूं कि यदि मेरी लड़की और मेरा लड़का, मेरी बहन, यदि मेरा भाई, मेरा लड़का भी इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो वो भी, उन्हें भी मैं इसी संबोधन करूंगा, उन्हें भी मैं हवसी कहूंगा, हवस के शिकारी कहूंगा। क्योंकि मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे सच बोलने की आदत है और मुझे सच बोलना चाहिए। मुझे समाज को आईना दिखाना चाहिए कि सच्चाई है क्या। पहले ना विधायक सांसदों को। उधर नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन बैटिंग के जरिए लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह लंबे समय से सैकड़ों लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठग रहा था। जांच में सामने आया कि नोएडा के सेक्टर 1 में एक कंपनी के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिसके जरिए प्रतिबंधित ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर लोगों से पैसा लगवाया जाता था। पुलिस के अनुसार आरोपी विदेशी बैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को लालच देकर उनसे रकम निवेश कराते थे और बाद में पैसे हड़प लेते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक सर्वर, कंप्यूटर, राउटर, कई मोबाइल फोन, रूसी भाषा का कीबोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि गिरोह अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है और मामले की गहन जाँच भी जारी है। थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग एवं चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। उनके कब्जे से 20 मोबाइल फोन और करीब 2000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उनके कब्जे से घटना में प्रयोग किए जाने वाली एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना सेक्टर। उधर नोएडा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के लगातार बने रहने को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के लिए अहम फैसला लिया है। खराब मौसम के कारण सुबह के समय विजिबिलिटी काफ़ी कम हो रही है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार अब सभी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। ये निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि ठंड और कोहरे के कारण किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए और अभिभावकों को भी समय रहते जानकारी दी जाए। मौसम की स्थिति सामान्य होने तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। तो लगातार पड़ रही ठंड के चलते ये बड़ा फैसला यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लिया गया है। ठंड और कोहरे के कारण स्कूल का टाइम यहाँ पर बदल दिया गया है। अब सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक सभी स्कूल खुलेंगे। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बच्चों का सुबह सुबह स्कूल जाना बेहद खतरनाक उनके स्वास्थ्य के लिए भी माना जा रहा है। लगातार प्रदूषण की स्थिति भी बनी हुई है। इसके चलते बच्चों के अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें और
बच्चों के स्कूल के समय में भी बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी स्कूल खुलेंगे और अगले आदेश तक यही व्यवस्था जारी रहेगी। तो स्वास्थ्य संबंधी खतरों के मद्देनज़र, स्वास्थ्य की परेशानियों के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है और बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स में बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। उधर नोएडा में एक युवा इंजीनियर की मौत के मामले में अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने संबंधित बिल्डर कंपनियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। ये मामला उस दर्दनाक हादसे से जुड़ा है जिसमें शुक्रवार रात पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से इंजीनियर की जान चली गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गड्ढा करीब 2 साल पहले निर्माण कार्य के दौरान खोदा गया था, लेकिन इसके आसपास किसी भी तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। ना तो बैरिगेटिंग की गई और ना ही चेतावनी संकेत लगाए गए, जिससे ये स्थान लोगों के लिए जानलेवा बन गया। हादसे के बाद परिजनों ने सीधे तौर पर बिल्डर को लापरवाही के जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आरोपी बिल्डर की तलाश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो नोएडा में युवा इंजीनियर की गड्ढे में मौत हुई थी। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बिल्डर कंपनियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और तेजी के साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, बिल्डर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। गड्ढे में सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते लापरवाही उजागर हुई थी और इसी को लेकर इंजीनियर की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। तो अब पुलिस इस पूरे मामले में तेजी के साथ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। उधर नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में पुलिस ने मोबाइल फोन स्नैचिंग और चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके साथ शामिल एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह नोएडा और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में घूम कर लोगों से मोबाइल फ़ोन छीनने और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपियों के कब्जे से चोरी और लूट के करीब 20 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उनके पास से 2000 रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा भी मिला है। पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन बेचकर अवैध रूप से पैसा कमाते थे। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग एवं चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। उनके कब्जे से 20 मोबाइल फोन और करीब 2000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उनके कब्जे से घटना में प्रयोग किए जाने वाली एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना सेक्टर 39। वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस क्षेत्र में औद्योगिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने बड़ी मात्रा में भूमि का आवंटन किया है। कुल 22 लाख वर्ग मीटर जमीन औद्योगिक इकाइयों और कॉलेजों के लिए आवंटित की गई है, जिससे निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। इस कदम के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में उद्यमियों ने अब तक लगभग 22,960 करोड़ रुपए का निवेश किया है। औद्योगिक इकाइयों के विकास से न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्राधिकरण ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में और अधिक भूमि का आवंटन किया जाएगा, ताकि और अधिक औद्योगिक और शैक्षणिक परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके और क्षेत्र को निवेश के लिए और आकर्षक बनाया जा सके। उधर नोएडा में एक दर्दनाक हादसे के बाद न्याय की मांग को लेकर क्षेत्र गूंज उठा है। सेक्टर 150 के आसपास रहने वाले लोगों ने युवराज की मौत के मामले में इंसाफ की मांग करते हुए शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। सैकड़ों लोग एकजुट होकर हाथों में मोमबत्तियां लिए सड़क पर खड़े दिखाई दिए और वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाए। इस घटना के बाद युवराज के पिता की शिकायत पर नॉलेज पार्क थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 2 बिल्डर कंपनियों को नामजद किया गया है। मामला नोएडा अथॉरिटी द्वारा आवंटित प्लॉट SC02 से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार साल 2021 में बिल्डर के काम पर पहले ही रोक लग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2 बेसमेंट की खुदाई कराई। हादसे वाली जगह पर लगभग 30 फीट गहरे गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसमें युवराज डूब गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में न केवल स्थानीय लोगों को सदमे में डाल दिया, बल्कि न्याय की मांग को लेकर पूरे क्षेत्र में विरोध और जागरूकता को भी बढ़ा दिया।
और जोड़ना चाहूँगा, अभी तो जो लोगों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की अपैथी है, ये नेग्लिजेंस है। आप मान के चलो, अगर बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे तक अगर तड़प रहा है वहाँ पे और सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं बचा पाया, इमेजिन करो इन हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर आग लग गई या कुछ दुर्घटना हुई तब क्या हाल होगा। 2-2 घंटे 3 घंटे सारा प्रशासन वहाँ है और मुश्किल से शायद 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर वो बच्चा होगा, उसे नहीं बचाया जा पाया। तो ये प्रशासन को तो ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था कैसे सुधरे। सबसे बड़ी बात ये है, लापरवाही कह सकते हैं, 100% लापरवाही है। और जोड़ना चाहूँगा, अभी तो जो लोग वहीं शामली के जलालाबाद में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में आज कमेटी की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विराट रथ यात्रा की तिथि का ऐलान किया गया। पिछली परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी होली के बाद 8 मार्च 2026 रविवार को भव्य रथ यात्रा आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इस अवसर पर नई कमेटी का गठन भी किया गया। कमेटी के अनुसार अध्यक्ष का पद राकेश जैन को, उपाध्यक्ष मुकेश जैन को, मंत्री सुशील कुमार जैन को और कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन को सौंपा गया। इसके अलावा उप मंत्री के रूप में प्रदीप जैन को चुना गया। ऑडिटर, अध्यक्ष, साधु सेवा समिति, मुख्य परामर्शदाता और अन्य परामर्शदाताओं के पदों पर भी सदस्यों को नियुक्त किया गया। बैठक में कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने रथ यात्रा को भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए सामूहिक सहयोग और समर्पण का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। वहीं शामली के थाना भवन में विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के एसआईआर कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद मतदाताओं के दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में रविवार 18 जनवरी 2026 को भी मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी मतदान स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक उपस्थित रहे। इस दौरान मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर आवश्यक फॉर्म भर सके और दावे या आपत्तियां दर्ज करवाई। मतदाताओं की सुविधा के लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्म उपलब्ध रहे ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता की सूची से वंचित न रह जाए। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो इस विशेष अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और समय रहते अपने दावे या आपत्तियां दर्ज कराएं। इस प्रक्रिया से सुनिश्चित होगा कि आगामी चुनावों में सभी योग्य मतदाता सही तरीके से सूचीबद्ध रहें और मतदान का अधिकार भी सुरक्षित रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।